इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है, ऑल राइट, लेकिन क्या ये एक डिजाइन के तहत किया गया है? जिस तरह से डीमैट अकाउंट्स के पोर्टफोलियो बढ़ रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो बढ़ रहे हैं, वो इंडिकेटिव है कि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रहा है। राइट? रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर ये आर्गुमेंट कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है ये फाइनेंशियल लिटरेसी का इंडिकेशन होता, तो 93% इंडियन ट्रेडर्स 1.8 लाख करोड़ से ज्यादा ट्रेडिंग में लूज कर चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 से 24 के बीच में, एज पर द सेबी डाटा। इससे भी ज्यादा अलार्मिंग ये है कि बहुत सारे इंडियंस स्टॉक मार्केट में गैम्बल कर रहे हैं, बोरोड मनी के साथ उधार लेकर, और पैसा लूज कर रहे हैं। इंडियंस होम बाइंग को लेकर इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं कि वो अपने दूसरे फाइनेंशियल और पर्सनल नीड्स को इग्नोर कर देते हैं और एक लायबिलिटी के तहत घर खरीद लेते हैं? क्या इंडियंस असेट और लायबिलिटी के बीच के फर्क को समझते भी हैं? वो ये समझते भी हैं कि गुड डेट क्या होता है, बैड डेट क्या होता है, लीवरेज क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है? नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा और आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी। मेरे लिए इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी होना कोई न्यूज नहीं है। न्यूज ये है कि एक साफ साफ डिजाइन दिखता है कि इंडियंस को फाइनेंशियल लिटरेसी से दूर रखा जाए। फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी जो है देश में, वो बहुत सारे सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को रेज होने से बचाता है पॉलिसी मेकर्स के लिए। जितना ज्यादा एजुकेशन होगा उतना फाइनेंशियल एजुकेशन के बाद लोगों के एस्पिरेशन बढ़ेंगे और सिस्टम फेल कर जाएगा उस एस्पिरेशन को फुलफिल करने में। यही वजह है कि आजादी के 75 साल के बाद भी हम आज भी बेसिक लेवल पे हैं बैंकिंग में, अनबैंक्ड और अंडर बैंक्ड पॉपुलेशन के साथ। मैं ये मानता हूं कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो एकेडमिक क्यूरिकुलम का पार्ट बहुत सारे कंट्रीज में नहीं है, इवन डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं है। फाइनेंशियल मॉडलिंग जो इस दुनिया में की गई है वो अमीरों के द्वारा की गई है, अमीरों के फेवर में की गई है। इसीलिए पूरी दुनिया में इनकम डिस्पैरिटी है, वेल्थ इनइक्वालिटी है, जहां अमीर और अमीर बनता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है? फाइनेंशियल लिटरेसी जरूरी है क्योंकि बिना फाइनेंशियल लिटरेसी के बहुत सारे मिसकंसेप्शन और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जन्म लेती हैं। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलता हूं जो सिंपली डिसमिस कर देते हैं कि अमीर लोग जो हैं वो गलत लोग हैं, आपको एक एविल पर्सन होना होगा सक्सेस के लिए और वेल्थ क्रिएशन के लिए। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने कॉइन का एक साइड देखा है, उन्होंने सिर्फ एब्यूजर्स देखा है वेल्थ का। लेकिन इस प्रोसेस में जब वो वेल्थ को एब्यूज करते हैं, सक्सेसफुल पीपल को एब्यूज करते हैं, वो सक्सेस को ही एब्यूज कर रहे होते हैं। मैं अक्सर अपने सोशलिस्ट दोस्तों से कहता हूं कि मनी, आपको पैसा, आपको आपके कैरेक्टर को डिफाइन नहीं करता है। हाउ यू अर्न इट एंड हाउ यू स्पेंड इट, ये डिफाइन करता है कि आप कैसे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, अमीर लोग सक्सेसफुल हैं क्योंकि वो फाइनेंशियल विजडम से ज्यादा एक्सपोज हैं, वो टैक्स एडवांटेज लेना जानते हैं, टैक्स स्ट्रक्चर को समझते हैं। वो इवन अपनी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम दिखा देंगे। फॉर एग्जांपल, एक फिल्म स्टार इनकम टैक्स फाइलिंग में अपना एग्रीकल्चरल इनकम दिखाएगा, उसके लिए उसने अलग से एक फार्मलैंड खरीद रखा है। वो इस फाइनेंशियल गेम को समझते हैं जहां कि एक सैलरीड पर्सन अपनी इनकम पे टैक्स देता है, लेकिन एक बिजनेस ओनर अपने प्रॉफिट पे टैक्स देता है। ये पूरा गेम जो है रिग्ड है, ऑल राइट, बट आपको फाइनेंशियल नॉलेज तो होना चाहिए उस रिग्ड गेम को के एडवांटेज के लिए। क्या वेल्थ इक्वालिटी पॉसिबल है फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ? ये सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है। देखिए, वेल्थ इनइक्वालिटी एक कंसर्न है इंडिया में, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन वेल्थ इक्वालिटी संभव ही नहीं है। ये एक आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। लेट्स फेस इट। फाइनेंशियल एजुकेशन क्या करेगा? वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करता है। अभी के प्रेजेंट जो रिग्ड इकोनॉमिक सिस्टम है उससे अलग। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड को वेल्थ इक्वालिटी समझ लेते हैं। दो अलग चीजें हैं। इट्स लाइक कि
दो बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी आप देंगे सक्सेस के लिए, इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों बराबर के सक्सेसफुल होंगे, लेकिन एक को डिनाई कर देना और दूसरे को प्रमोट कर देना, इसको मैं रिग्ड सिस्टम कहता हूं। फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत सारे मिसकंसेप्शंस को दूर करता है। फॉर एग्जांपल, एक कैपिटलिस्ट क्लास का हमेशा से एक नैरेटिव रहा है कि अगर आप पूरी दुनिया के वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर दें, अमीरों से लेकर बांट भी दें, अमीर दोबारा अमीर हो जाएंगे क्योंकि वो अब बचे पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन गरीब जो है उसके पास जो न्यू फाउंड वेल्थ आएगा जो कि वो अर्न नहीं किया है, वो सब लूज कर देगा कंजम्पशन में। राइट राइट, नैरेटिव सही है, कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है, और इसीलिए ये रॉन्ग और फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। जो गरीब है वो दोबारा गरीब हो जाएगा क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है जो उसे ये माइंडसेट क्रिएट करे कि बिजनेस और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। ये ऐसा एक वर्स्ट केप्ट सीक्रेट है कि दुनिया में इसी वजह से सिर्फ 1% लोग अमीर बन पाते हैं। सिमिलरली, मैं उस कम्युनिस्ट माइंडसेट को भी नहीं मानता हूं जो कहता है कि अमीरों से नफरत करो। अमीर जो हैं वो एविल लोग हैं। वेल्थ जो है वो अनएथिकल मीन्स से ही आता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सच हो सकता है, लेकिन स्टेटमेंट एक फ्लॉड स्टेटमेंट है। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, क्या ऐसे लोग जो वेल्थ को डिस्पाइज करते हैं वो फ्री में काम करेंगे? क्या वो सेम सैलरी और इंक्रीमेंट एक्सेप्ट करेंगे अगर उन्होंने गिवन जॉब में बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस किया है? जब मैं ऐसे सवाल पूछता हूं अपने सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दोस्तों से, तो मुझे जवाब मिलता है मैं क्यों कम लूंगा, और फिर भी वो पैसे और सक्सेस को अब्यूज करते हैं। प्रॉब्लम अगेन वही है, फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी। मनी अपने आप में एविल नहीं है, ये एक मीन्स है, एक सोर्स ऑफ अपलिफ्टिंग है। कैसे आप पैसा कमाते हैं और कैसे आप स्पेंड करते हैं वो आपको डिफाइन करता है एज अ पर्सन। लेकिन एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देना कि मनी जो है वो एविल है, ये एक डिफिटिस्ट माइंडसेट है, जहां कि शायद आप जानते हैं कि आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते, नहीं कमा सकते, तो आप उसको गलत कहते हैं। ये अंगूर खट्टे हैं वाली बात है फाइनेंशियल इलिटरेसी की वजह से। अब कोई आकर ये कहेगा कि फाइनेंशियल इलिटरेसी एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो मैं स्पेसिफिकली इंडिया को क्यों पॉइंट आउट करता रहता हूं? ऐसा इसलिए है कि बीइंग एन इंडियन, ये मुझे ज्यादा कंसर्न करता है कि इंडिया की रैंकिंग सेकंड है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ इनइक्वालिटी वर्ल्ड में। इंडस वैली रिपोर्ट ने अभी एक्सपोज किया है कि 140 करोड़ इंडियंस में 100 करोड़ पॉपुलेशन के पास कोई भी स्पेंडिंग पावर नहीं है, और पूरी इकोनॉमी में सिर्फ 13% लोग हैं जिनके पास परचेज पावर है बेसिक नीड्स के बियॉन्ड कुछ खरीदने का। नाउ, इसके पहले कि आप में से कुछ लोग आकर मुझे कम्युनिस्ट या लेफ्ट लिबरल कहने लगे, जो कि मैं नहीं हूं, मैं एक फ्री थिंकिंग इंडिविजुअल हूं, और इसलिए मैं ये स्टेटमेंट हमेशा देता हूं कि इंडियंस को डेलिबरेटली फाइनेंशियल एजुकेशन से दूर रखा गया है। ये कोई मेरा फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन नहीं है। मेरे पास रीजंस हैं ये बिलीव करने के लिए कि जितने डेमोग्राफी हमारी पॉपुलेशन जितनी पुअर और अनएजुकेटेड होगी, जो कि एक लायबिलिटी है किसी भी देश के लिए, वो एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है रूलिंग एलिट क्लास के लिए। कौन है बेनिफिशियरी आपके फाइनेंशियल इग्नोरेंस के? और मैं क्यों कॉन्स्टेंटली पॉलिसी मेकर्स को ब्लेम करता हूं? ऐसा इसलिए है कि मासेस जितनी एजुकेटेड और फाइनेंशियली अवेयर हो जाएगी, उतने ज्यादा डिमांड होंगे कि कंट्री के रिसोर्सेज में बराबर का शेयर चाहिए। रूलिंग एलिट के पास जो ज्यादा शेयर है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करेंगे। यूनिवर्सली ये माना जाता है कि आप जितने एजुकेटेड हैं, जितना आपके पास ग्लोबल एक्सपोजर है, उतना ज्यादा आप ग्रेटर गुड फॉर ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल की बात करेंगे, जो कि रूलिंग क्लास को पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉलिसी मेकर्स को इसके लिए ब्लेम किया जाए कि फाइनेंशियल लिटरेसी की इंडिया में कमी है। हमारा मेन स्ट्रीम एजुकेशन जो है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। हमारा जो कल्चरल एटीट्यूड है वो भी बराबर का जिम्मेदार है। हम घर में इनकम और वेल्थ की बात बच्चों से नहीं करते, उनके सामने भी नहीं करते। एक कल्चरल कंडीशनिंग है कि बच्चों को फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। मेरा सवाल है, ऐसा क्यों? मैं कभी नहीं समझ पाया हूं ऐसा क्यों।
इस माइंडसेट की वजह से हम सिर्फ एक ऐसा जनरेशन तैयार करते हैं जो अपने खुद के ट्रायल एंड एरर से सीखता है और ज्यादातर केसेस में सीख भी नहीं पाता है। वेल्थ क्रिएशन और इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी अपब्रिंगिंग और एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए, ऐसा मैं हमेशा कहता रहता हूं। हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो फेल कर गई है इस फ्रंट पे। हमारे स्कूल और कॉलेज आपको जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन नहीं सिखाते हैं, जो कि ये है वो लेसन जो कि जिंदगी भर काम आएगा, कैसे पैसा कमाएं और कैसे पैसे को मैनेज करें। स्कूलिंग अपने आप में एक रिग्ड सिस्टम है जो कि ग्रेड बेस्ड है, मार्क्स बेस्ड है, लेकिन लर्निंग बेस्ड नहीं है। चाइना को आप देखें, वहां प्राइमरी एजुकेशन भी लर्निंग बेस्ड है और यही वजह है कि चाइना पिछले 3 दशक में एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन पाया है। अब कोई आकर ये ब्लेम करेगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम लॉर्ड मैक्याले की एजुकेशन सिस्टम की वजह से खराब है, जिसने इंडियन और ओरिएंटल लर्निंग को रिप्लेस किया था। नहीं, हमारा ओल्ड स्कूल ऑफ लर्निंग जो था उसके भी फ्लॉज थे, डिमेरिट्स थे। ये हायरार्की बेस्ड था, यूनिवर्सल नहीं था अपनी स्पिरिट में। माइथोलॉजी में याद कीजिए, महाभारत, एकलव्य को अपना अंगूठा सैक्रिफाइस करना पड़ा था अपने द्रोणाचार्य के लिए, क्योंकि द्रोणाचार्य से उसने उस आर्ट को छुपकर सीख लिया था जो कि सोशल हायरार्की उसको अलाउ नहीं करता था सीखने के लिए। सो इंडियन एजुकेशन कभी भी यूनिवर्सल लर्निंग का मॉडल नहीं था। आज भी आपका जो एवरेज एजुकेशन है वो आपको क्या सिखाता है? आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, डिग्री लें, एक एम्प्लॉय बने। ये आपको कहीं नहीं सिखाता है कि आप बड़े सपने कैसे देखें। और आप बड़े सपने नहीं देखेंगे तो कोई और जो बड़े सपने देख रहा है वो आपको हायर कर लेगा उसके सपने पूरे करने के लिए। बेस्ट ऑफ कॉलेज डिग्री भी है, वो आपको प्रिपेयर करता है कि आप एक 7 स्टार प्रॉपर्टी के मैनेजर बनेंगे, उसके ओनर बनने के लिए प्रिपेयर नहीं करता है। और फिर हम ब्लेम करते हैं अपने एम्प्लॉयर को, हम क्रिप करते हैं सिस्टम के खिलाफ और हम इस रैट रेट से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि जब तक हम रियलाइज करते हैं, अक्सर तो रियलाइज भी नहीं करते, तब तक हम लायबिलिटी के चेन में बंध जाते हैं। माइंड यू, ज्यादातर ये लायबिलिटीज एवरेज इंडियंस का जो है वो अननेसेसरी है, क्योंकि हम डिफरेंस ही नहीं समझ पाते हैं असेट और लायबिलिटी क्या है। मैं देखता हूं एक 25,000 रुपए कमाने वाला लड़का एक्सपेंसिव आईफोन, 1.5 लाख रुपए का आईफोन ईएमआई पे लेता है। वो हम ज्यादा डेप्रिसिएटिंग असेट खरीदते हैं वेल्थ फ्लॉन्ट करने के लिए जो हमारे पास होता नहीं है। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको यह सिखाता है कि आपका अपीयरेंस आपके बैंक स्टेटमेंट से डिफरेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप एक एप्रिसिएटिंग प्रॉपर्टी की भी बात करें, एवरेज इंडियन ये कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि उनका टोटल एक्विजिशन कॉस्ट प्लस डेट कॉस्ट मिलाकर उनके एप्रिसिएशन कॉस्ट से ऊपर जा रहा होता है। घर लोन पे खरीदना ये सबसे बड़ा केस स्टडी है इसमें। उसके अलावा हम डेप्रिसिएटिंग असेट्स खरीदते हैं जैसे कार ऑन लोन। हम इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह खरीदते हैं। कितने इंडियंस समझ पाते हैं कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है? दो प्रोडक्ट कैसे क्लब करके आपको बैंक के डिपॉजिट से भी कम इंटरेस्ट रेट देता है। आपका ये इग्नोरेंस जो है यही फाइनेंशियल फ्रॉड्स का भी जेनेसिस है इस देश में। हर तरफ मैं देखता हूं एक आज फाइनेंशियल फ्रॉड चल रहा होता है। आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसमें आपको फ्रॉड का सामना करना पड़ता है और ये इतनी बेसिक चीजों से शुरू होता है जैसे बिल्डर बायर एग्रीमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार डायरेक्शन दिया है कि एक यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट की जरूरत है, लेकिन आज भी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट एक प्रिवेलिंग मार्केट रियलिटी है। बैंक्स ओपनली फाइनेंशियल प्रोडक्ट को मिस सेलिंग में लगे हैं। सच तो यह है कि बैंक्स आज फाइनेंशियल प्रोडक्ट के सेल्स में ज्यादा लगे हैं बजाय बैंकिंग के, क्योंकि सब कुछ बैंकिंग में ऑनलाइन हो गया है। हर तरफ एक जो फेक अर्न क्विक मनी का कार्टेल चल रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि उन लोगों को, उन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को मत सुनो, क्योंकि 99% उनमें से ऐसे हैं जो फेक हैं। आपको उन लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए जो खुद जिंदगी में वहां नहीं पहुंच पाए हैं जहां आपको पहुंचाने के वो सपने दिखा रहे हैं। क्या आप अमीर होकर बोस्ट ऑफ करेंगे, भाई लोग देखो देखो मैं अमीर हूं? वो ऐसा करते हैं क्योंकि उन्होंने खुद उस तरह से कभी पैसा नहीं बनाया है जैसा वो सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट करते हैं। सिमिलरली वो आपको बताएंगे स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली, ये एक बुलशिट कॉन्सेप्ट है। वो आपको ऐसा बताते हैं क्योंकि वो चाहते हैं आप इन्वेस्ट करें जिससे उनका कमीशन बने।
अगर आप अर्ली स्टेज ऑफ करियर में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, जहां आपकी अर्निंग लिमिटेड होती है, तो आप खुद पे कैसे इन्वेस्ट करेंगे, अपनी एजुकेशन और अपनी स्किलिंग पे कैसे इन्वेस्ट करेंगे? प्रॉब्लम ये है, एक एवरेज यंगस्टर ये समझ नहीं पाता है कि मीनिंगफुल एक्सपीरियंस पे क्या स्पेंड है और क्या स्पेंड है जो सोशल एक्सपेक्टेशंस के लिए वो खर्च कर रहा है। सवाल ये उठता है, कौन लोग बेनिफिशियरी हैं आपके फाइनेंशियल इग्नोरेंस के? अगर एक क्लियर कट डिजाइन है आपको फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दिए जाने का, तो उसके कोई बेनिफिशियरी होंगे, उसकी कोई वजह होगी, राइट? कौन है वो बेनिफिशियरी जो आपको फाइनेंशियली इग्नोरेंट रखना चाहते हैं? क्या है वो गेम? पॉलिसी मेकर्स नहीं चाहते हैं कि आप उनसे सवाल पूछें। एक रिग्ड सिस्टम में जहां की पैसे वाले एम्प्लॉयर्स कम टैक्स देते हैं एम्प्लॉइज के मुकाबले, क्योंकि वो टैक्स देते हैं प्रॉफिट पे, जबकि आपसे टैक्स मांगा जाता है इनकम पे। यहां पे एनजीओ के भी फॉरेन फंडिंग की ऑडिट होती है, लेकिन पॉलिटिकल फंडिंग पे ऑडिट नहीं होती है। क्यों? पॉलिटिकल पार्टीज को भी फॉरेन फंड दिए जा सकते हैं कंट्री को डीएस्टेबलाइज करने के लिए। एक और रियलिटी है कि ओवर प्राइस्ड फॉर्मल एजुकेशन कैपिटलिस्ट क्लास के हाथों में है। ये एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिसका ना तो रेलिवेंस है ना आरओआई है आज के कॉन्टेक्स्ट में। हर तरफ ओवर प्राइस्ड डिग्रीज हैं, फॉरेन डिग्रीज हैं, बट एजुकेशन तब वैल्यूएबल है जब उसका कोई आरओआई हो या वो आपको बहुत बड़ा ब्रॉड थिंकिंग के लिए ले जाए, इवॉल्व कराए। लेकिन मैं देखता हूं लोग डिग्री लोन पे लेते हैं और उसके बाद जॉब पाने की कोई उम्मीद नहीं होती है। डिग्री अपना रेलिवेंस और वैल्यू लूज करती जा रही है, कोई आरओआई नहीं है ऐसे डिग्रीज के लिए। आज जो यूजेबल डिग्रीज हैं वो इतने अल्ट्रा एक्सपेंसिव हैं कि वो आपको आगे करप्ट ही बनाएंगे। एक अलग वीडियो बनाऊंगा इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के फेलियर पे भी। वेस्टेड इंटरेस्ट फाइनेंशियल एजुकेशन में पूरी तरह घुसे हुए हैं। आज की दुनिया में आपको लगेगा फाइनेंशियल एजुकेशन हर तरफ अवेलेबल है, खासकर डिजिटल वर्ल्ड में। आप ये भी सोचेंगे कि मैं ऐसे सवाल क्यों उठा रहा हूं, इतने सारे तो फाइनेंशियल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल्स ही भरे पड़े हैं, राइट? जहां फॉर्मल एजुकेशन फेल कर जाता है, वेस्टेड इंटरेस्ट फॉर्मल इनफॉर्मल चैनल्स से सामने आ जाते हैं। जितने फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आज आपको मार्केट में दिख रहे हैं, उनका एक क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं इसे टॉक्सिक फाइनेंशियल ट्रैप कहता हूं आज के युवाओं के लिए, जो कि गेट रिच क्विक स्कीम समझ के उसमें उन एडवाइस को मानने लगते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन कैसे आपको इस रिग्ड सिस्टम से आगे निकालता है? क्या यह वाकई आपको इस रिग्ड सिस्टम से आगे निकाल सकता है या सिर्फ ये एक फैंटेसी है? मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से नैरेट कर सकता हूं, अपने खुद के एक्सपीरियंस से। फॉर इंस्टांस, मैं रियल एस्टेट की मीडिया में हूं। मैं कैसे कंज्यूमर सेंट्रिक जर्नलिज्म कर पाता हूं एक ऐसे इकोसिस्टम में जहां की हर जर्नलिस्ट बिल्डर्स लॉबी के साथ चलता है? क्या मुझे पैसे नहीं चाहिए सर्वाइवल के लिए? क्योंकि मैं भी इसी इकोसिस्टम में सर्वाइव कर रहा हूं, जहां ज्यादातर मीडिया रिपोर्ट्स बिजनेस सेंट्रिक होते हैं। किसने कितनी इन्वेंट्री सेल कर ली है, किस कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट आया है, और उससे भी खराब, किस बिल्डर का किस तरह का सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल है। फिर मैं कैसे मैनेज करता हूं? मैं मैनेज करता हूं और एक दशक से ज्यादा मैनेज कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल एजुकेशन है। जब मैं नया था इस सेक्टर में और मैं एक्सीडेंटली इस रियल एस्टेट मीडिया में आया था, मैंने बहुत जल्दी रियलाइज कर दिया था कि किस तरह की दुनिया है, जहां इधर यू फॉल इन लाइन और फॉल आउटसाइड। मैंने प्रेफर किया, एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि मैं आउटसाइडर रहूंगा रियल एस्टेट मीडिया में। बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट जर्नलिस्ट भी मेरे खिलाफ रहे, क्योंकि मैं एज ए क्रिटिक, मैं एक गेम स्पॉइलर था उनके लिए। बट मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं कि मैं इंडिया का अकेला रियल एस्टेट जर्नलिस्ट हूं जो बिल्डर्स से पैसे नहीं बनाता है, जो उनके इवेंट्स और पार्टीज को अटेंड नहीं करता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप मेरी कंपनी का बैलेंस शीट भी देखें तो 10-15% से ज्यादा रिवेन्यू मुझे रियल एस्टेट कंपनीज के नहीं आते हैं, जबकि हमारी कंपनी रियल एस्टेट की कंपनीज की ब्रांड रेटिंग भी करती है। मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो मोस्टली फाइनेंशियल वर्ल्ड से हैं,
जिनको इंडियन रियल एस्टेट पे ऑथेंटिक, अनबायस्ड और अनपेड रिपोर्ट्स चाहिए होता है। उसके अलावा मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन पे खेलता हूं। से फॉर इंस्टेंस कि अगर मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है कि एक डेवलपर एक साइजेबल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट उसकी कंपनी में आ रहा है, या कोई वो बहुत बड़े लैंड डील करने जा रहा है, मुझे पता है वो अगर डेवलपर लिस्टेड है तो वो उसके स्टॉक प्राइस पे कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, और फिर मुझे पता है मुझे क्या करना है। दैट्स द पावर ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? आप सीखते हैं पैसे को कैसे मैनेज करना है, आप सीखते हैं स्टॉक क्या होता है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, गोल्ड, एसआईपी, म्यूचुअल फंड को कैसे अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रखकर फायदा उठाया जा सकता है। आप ये रियलाइज करते हैं कि अर्निंग और सेविंग इंपॉर्टेंट है, बट मनी को ग्रो करना साथ में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सीखते हैं गुड डेट और बैड डेट क्या होता है, कैसे अपने आप को आप ईएमआई के ट्रैप से बचा सकते हैं। आप सीखते हैं कैसे आप बेबी स्टेप्स लेते हुए पैसा को ग्रो करा सकते हैं। बेस्ट वेज क्या है कि आप एक्स्ट्रा मनी अर्न कर सकें अपने जॉब के साथ, पैसे पे पैसा कैसे बनाया जा सकता है। इन कंक्लूजन, चॉइस आपका है। मैं कोई कैपिटलिस्ट माइंडसेट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि मिनिमलिस्ट जो कहते हैं एक डिफिटिस्ट माइंडसेट है, हारे हुए इंसान का माइंडसेट है। आप मैक्सिमिस्ट बनिए, अपनी पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कीजिए टू लर्न एंड अर्न। आपके लाइफ का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए। कितना पैसा आप कमाते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप ये समझें कि उस पैसे का आपको करना क्या है। इधर आप आत्मनिर्भर बने ट्रू सेंस ऑफ द टर्म में, और आप लोन निर्भर बन जाएं। आत्मनिर्भर जो है इंडिया में एक पॉलिटिकल स्लोगन बनकर रह गया है, लेकिन सही मायनों में आत्मनिर्भर एक माइंडसेट शिफ्ट का भी नाम है। सवाल यह उठता है, क्या आप इस माइंडसेट शिफ्ट के लिए तैयार हैं? यह बात मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।